अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आज की कहानी का आगाज करूं, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि कभी अगर देर सवेर हो जाए कहानी अपलोड करने में तो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तो न जाने ये रोज रोज रोने की आवाज क्यों आती है। इंसान थका हारा काम से घर आता है इसलिए ताकि आराम करे, और फिर ये रोने की आवाज शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो साया फिर आ गया है। इतने में आमिर कमरे के बाहर निकल आया और रामीन भी अभी तक रोई जा रही थी। तो मैं गुस्से में बोला, खामोश हो जाओ, खुदा का वास्ता है, मैं इस जगह से बहुत तंग आ चुका हूँ और तुम ऊपर से रोए ही जा रही हो। अम्मी ने मुझे खामोश रहने को कहा और कहा मैं अपने कमरे में जाऊं, और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तक अब्बू ने आ जाना था। अब्बू बिजनेस के सिलसिले में यूरोप गए हुए थे और फिर आज से रामीन अम्मी के साथ ही सो रही थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो ऐसा लगा जैसे कमरे में मुझे पायल की आवाज सुनाई दी हो। मैंने जल्दी से देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर दरवाजा बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और जल्दी ही फिर नींद आ गई। रात तकरीबन 3 बजे तो मुझे फिर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज हमें पिछले 2 महीनों से आ रही थी। हम एक गांव में रहते हैं और हमारा बिजनेस शहर में था, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। काफी देर शहर में घर ढूंढा मगर ना मिला। फिर ये हवेली नुमा घर मिला, इसके दाम भी ज्यादा महंगे ना थे और हमें जल्दी थी। कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, सो हमने घर खरीद लिया। हम इस घर में 4 माह से रह रहे थे। पहले 1 महीना तो कोई वाकया ना हुआ, लेकिन अब हर रोज कोई न कोई वाकया हो रहा था, जिसकी वजह से हर कोई परेशान था। कभी चाबी गुम हो जाती, कभी ऑफिस के लिए ब्लैक शर्ट निकालता हूँ तो ब्लैक की जगह रेड होती है, फिर मैं ऑफिस से लेट हो जाता हूँ और जब रामीन के कॉलेज का टाइम होता है तो कोई न कोई किताब इधर उधर हो जाती है और वो भी लेट हो जाती है। पता नहीं ये कौन है और क्या चाहती है और हमें क्यों तंग करती है। मैं इन सब चीजों को मानता तो नहीं था, लेकिन मानना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो सब मेरे सामने था। अगर रात को लॉन में कोई लड़की दिखाई देती है लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, इससे डर महसूस होता है। आज हमारे कजन की बारात थी और हम तैयारियां कर रहे थे कि अचानक किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं देखने के लिए गया तो सब ठीक था, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। जब मैं वापस अपने कमरे में आया तो मेरा कोट जगह जगह से कटा हुआ था। उसके इतने ज्यादा टुकड़े हुए हुए थे कि कोई भी घन चक्कर हो सकता था। मैं गुस्से में आ गया और अम्मी को आवाज दी, ये देखें क्या हुआ है अम्मी। मेरी अम्मी भी देखकर हैरान हो गई और कुछ ही वक्त में हमें हॉल पहुंचना था और मैं अपना पुराना कोट पहन कर गया क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। कोट के बगैर तो मर जाता। वैसे दाद देनी चाहिए लड़कियों को जो इतनी सर्दी में भी हाफ आस्तीनें पहनकर फैशन पर पूरा उतरती है। हमारे घर की हर चीज हवा में लहरा रही थी और दीवार पर बहुत सा खून था। शादी से वापस आते ही ये पहला मंजर था जो हमने देखा था। हमारी तस्वीरों पर खून लगा हुआ था और वो अचानक गिरकर टूट गई। हम सब बहुत डर गए थे। जब तस्वीरें गिरी तो रामीन बेहोश हो गई और हम जल्दी से उसे करीबी अस्पताल ले गए। जब हम घर वापस आए तो रामीन बच्चों की तरह जिद कर रही थी, बार बार एक ही लफ्ज कह रही थी कि मुझे इस घर में नहीं जाना। भाई आप ही कुछ करें, मुझे इस घर में नहीं जाना। मैंने रामीन को समझाया, कहा हमारा घर अब यही है और हम कहाँ जाएंगे, समझने की कोशिश करो मेरी बहन। फिर रामीन चुप हो गई और हम घर आ गए तो एक बार फिर से हमें अजीब सा मंजर देखने को मिला। हर चीज अपनी जगह पर थी, न कुर्सियां हवा में थी और ना ही दीवारों पर खून लगा हुआ था। और तो और हमारी तस्वीरें भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था। फिर हम अंदर चले गए। जब हम अंदर गए तो एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। थोड़ी ही देर बाद हम हॉल में ही सब इकट्ठे हो गए थे। फिर अम्मी ने हिम्मत करके कहा, अब हमें अपने अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए, रात काफी हो गई है। हम भी डर ही रहे थे, पर हमने भी हिम्मत की और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटने ही लगा था तो मुझे महसूस हुआ कि पायल की आवाज है और साथ ही एकदम बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं जल्दी से उठा और मैं
AC लगाने पर मजबूर हो गया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद एकदम से बहुत सर्दी लगने लगी और मैं AC बंद करके बाहर आ गया। ये सब क्या हो रहा था, मैं इस वक्त यही सोच रहा था। क्या हमारे घर में कोई रूह है, कोई जिन भूत है, कोई चुड़ैल है? क्या है हमारे घर में जो हमें मुसलसल परेशान किए जा रहा है? मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे एकदम बहुत ज्यादा किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज परछाई वाली लड़की की ना थी, किसी और की थी। मैं आवाज की तरफ ही खींचा चला गया। फिर मैं लॉन में चला गया और जाकर देखा तो हैरत से मेरा मुंह लटके का लटका रह गया, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। होंठ बिल्कुल गुलाब की पत्तियों जैसे थे। मैं पागलों की तरह उसे देखे ही जा रहा था और दुनिया जहां से बेखबर, बस वो रोए ही जा रही थी। मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत की और हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? इतनी रात को हमारे घर में कैसे आई हो? लेकिन अगर घर आई हो तो आई कैसे? हमारा गार्ड तो बाहर बैठा हुआ है। मैं उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था, लेकिन वो कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। शायद वो ये सोच रही थी कि मैं खामोश हो जाऊं तो फिर कुछ बोले। फिर मैं उसके और करीब गया तो वो बहुत ज्यादा सर्दी महसूस कर रही थी। मैंने एक मर्तबा फिर कहा, ए लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर उसने एक गहरी नजर मेरे चेहरे पर डाली, अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, मेरा नाम आयरा है। मुझे मेरे अब्बा और मेरे कजन आरिफ ने कैद किया हुआ था और मुझे बहुत मारते थे। मैं उनकी एक ही बेटी थी, फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। उन्हें बेटा चाहिए था और मैं बेटी हो गई और वो मुझे इस कैद खाने में बहुत मारते थे। आज मैं वहां से बचकर भाग निकली। मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ रहती है। मैंने 8 साल से अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही अब्बा ने मिलवाया है। सिर्फ आज रात यहाँ रहने दें, सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज। मैंने कहा, तुम यहाँ जितनी देर भी रहना चाहती हो रह सकती हो, और सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें कैद किया गया था, तुम एक लड़की हो। नहीं नहीं, वजह एक और भी है। मैंने पूछा, क्या वजह है? और तो वो बोली, जब मैं 16 साल की हुई थी, अब्बू ने मुझे कहा कि तुम इस साल के इम्तिहानात नहीं दे सकती। उन दिनों में तुम्हारी शादी करनी है। आरिफ ने, मेरे बड़े अब्बू का जो बेटा था, वो एक बुरा इंसान था। उसमें कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन मेरी शादी उससे करना चाहते थे। मैंने साफ इनकार किया। इस बात पर अब्बू भड़क उठे और जबरदस्ती शादी करवानी चाहिए। लेकिन मैंने शादी नहीं की और फिर अब्बू के साथ आरिफ ने मिलकर मुझे कैद कर दिया। मुझे जंजीरों से बांध कर रखा था और 3 दिन बाद खाना देते थे, जली हुई रोटी और प्याज के साथ। मैंने अब्बू से कहा, मुझे इस कैद से बाहर निकाल लो। आरिफ से शादी करना मंजूर है, मैं शादी करूंगी। नहीं होगी तुम्हारी शादी अब किसी से भी, नहीं हो सकती। क्या तुम पहले की तरह घर आए मेहमानों को फिर से वापस भेजना चाहती हो? नहीं, अब तुम यही मेरे और आरिफ के हाथों ही मरोगी। 3 दिन में एक मर्तबा हाथ खोलते थे और फिर ऐसे ही तड़पते तड़पते मुझे 8 साल हो गए। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। यहाँ रुककर उसने एक गहरी सांस ली। मेरी पूरी तवज्जो उसकी कहानी की तरफ थी। वो फिर से बोली, मैंने कल अब्बा के आने से पहले ही एक सरिया अपने पास रखा था। जब अब्बा ने खोला तो मैंने खाना खाकर जल्दी से आरिफ के और अब्बा के सर पर वो सरिया मार दिया और वहां से भागने में कामयाब हो गई। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, ये मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने सरिया उन दोनों के सरों पर मार दिया है और फिर मैं भाग गई। आरिफ मुझे ढूंढ रहा होगा। मैंने 2 घंटे पहले उसे देखा था, इसीलिए समझ नहीं आई और आपके घर आ गई। मैं कल से आजाद हुई हूँ, लेकिन माँ नहीं मिली। इतना कहते ही आयरा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सर झुका लिया, मेरे भी आंसू निकलने लगे। फिर मैंने आंसू साफ किए और आयरा को दिलासा दिया और अंदर ले गया। मैंने उससे कहा, आओ तुम्हें मैं अपनी बहन से मिलवाता हूँ। वो मेरे साथ अंदर की जानिब चलती। जब मैं अंदर गया तो टाइम सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने आयरा से कहा, सॉरी, वो सो रही होगी। तुम ऐसा करो कि वो वाले कमरे में जाओ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, तुम पहन लेना, क्योंकि जो कपड़े आयरा ने पहने हुए थे वो बहुत ही गंदे और फटे हुए थे। वो बोली, जी ठीक है। मैं कपड़े लेने के लिए चला गया। जब मैं वापस आया तो वो अपनी ही जगह पर खड़ी थी। मैंने उसे कपड़े देकर कहा, तो अब सुबह मिलते हैं। आयरा ने कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। ओह सॉरी, मैं कभी तुम्हारी और अपनी बातों में मगन हो गया था, इसीलिए अपना नाम बताना भूल गया। वैसे मेरा नाम नुमैर है।
घर वाले मुझे प्यार से नोमी कहते हैं। फिर उसने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ। इस घर में हम 5 लोग रहते हैं, अम्मी, अब्बू, मेरी बहन रामी और आमिर भाई। मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई आमिर डॉक्टर बन रहा है, बहन छोटी है, वो वकील बन रही है और मेरे पापा बिजनेस के सिलसिले में यूरोप गए हुए हैं। 1 हफ्ता हो गया है, बस आने ही वाले हैं। और मामा हाउस वाइफ है, सबसे मिलवाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आप जाएं। और एक बार फिर से शुक्रिया, आप अमीर होने के बावजूद भले इंसान हैं और गुरूर भी नहीं है। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है। ये कहते हुए वो मुस्कुराई। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, गुरूर मुझ में है। और फिर हम दोनों हंस दिए। मैंने कहा आज पहली बार किसी से इतनी ज्यादा बातें हुई। चलो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो हम सुबह तक बातें ही करते रहेंगे। मैंने आयरा के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। आज कितने दिनों के बाद सुकून की सांस ली थी। वैसे अगर सच बोलूं तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी। बहुत ही सादा सोच की मालिक थी। सादगी उसके चेहरे पर हुस्न को निखार रही थी। मैंने जब उसकी कहानी सुनी तो बस उसके बारे में ही सोचता रह गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था ये मैं खुद भी नहीं जानता था। और फिर खुद से बातें करते करते सुबह के 5:30 बज गए थे। फिर न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह रामीन के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उठा। ओह शिट, मैं जेरे लब बड़बड़ाया और फिर जल्दी से दरवाजा खोला। रामीन ने कहा भाई, और वो लड़की कौन है? उसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे सामने वाले कमरे में है। मैंने कहा तुम चलो, नाश्ते की टेबल पर सबको सब कुछ बताता हूँ। फिर रामीन चली गई और मैं भी फ्रेश होकर परफ्यूम वगैरह लगाकर बाहर आया तो सब बाहर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने खड़े खड़े ही आयरा को सबसे मिलवाया और फिर बैठने ही वाला था कि आयरा को पता नहीं क्या हुआ, वो मुंह बना रही थी। मैंने पूछा आयरा क्या हुआ? आयरा ने कहा आपने परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाया है, मेरा सर भारी हो रहा है। मैंने कहा ओह शायद तुम्हें परफ्यूम से एलर्जी है। वो बोली नहीं, काफी अरसे से कैद हूं ना, शायद इसीलिए। मैंने कहा सॉरी। और फिर मैं शर्ट चेंज करने लगा और सारी स्टोरी अपने घर वालों को बता दी कि आयरा के साथ क्या हुआ है और ये भी कहा कि 8 साल से कैद थी। सब सुनकर बहुत दुखी हुए। अम्मी ने कहा देखो हाथ बाजू कितने जख्मी हैं और उसके हल्के कितने गहरे हैं। अम्मी ने आयरा को अपने साथ इस घर में रखने का फैसला कर लिया। अम्मी ने कहा पहले मेरी एक बेटी थी और 2 बेटे थे, अब 2 बेटियां और 2 बेटे हो गए। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते कुछ दिन गुजर गए और आयरा हमारे साथ कुछ दिनों से काफी घुल मिल गई और फिर घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाने लगी। फिर अम्मी ने कहा तुम पढ़ लो, क्योंकि तुम पढ़ना चाहती थी। लेकिन आयरा ने मना कर दिया और कहा अगर आरिफ ने या अब्बू ने देख लिया तो मुझे पता है कि वो मुझे ऐसी मौत देंगे कि मैंने कभी सोचा भी ना होगा। इसीलिए मैं घर से बाहर ही नहीं जाना चाहती। अम्मी ने कहा अब तुम हमारी बेटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आयरा फिर भी नहीं मानी। इन कुछ दिनों में कुछ भी वाक़या नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास जरूर होता था। आज रामीन की सालगिरह थी और हम तैयारी कर रहे थे। बहुत मजा आ रहा था। फिर जब 12 बजे तो हमने रामीन के कमरे में जाकर सोई हुई को उठाया और विश किया। रामीन बहुत ज्यादा खुश हुई और जब वो केक काटने लगी तो मतलब अभी उसने केक काटा ही था कि केक में से खून निकलने लगा। खून इतना ज्यादा था कि जैसे किसी ने 2 बड़े टब गिरा दिए। हम तो खौफ के मारे कुछ कह ही न सके। जब दूसरी तरफ देखा तो ग्लास में कीड़े बिच्छू थे। हम जो इतने खुश थे 1 मिनट में मुरझा गए कि ये सब यकदम क्या हो गया। जब मेरी नजर आयरा पर पड़ी तो वो खुद भी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मैं गुस्से में आ गया क्योंकि मैंने आयरा को अपनी आंखों से मुस्कुराते देखा था। इतने में आयरा रामीन की तरफ बढ़ी और मैं हैरानगी के आलम में रामीन को दिलासा दे रहा था और रामीन से कह रहा था कि कुछ नहीं होता, सब्र करो। मगर वो डरी हुई थी। भाई ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा क्या कसूर है? आमिर ने कहा सुबह मैं जरूर कुछ करूंगा, किसी बाबा को लेकर आऊंगा। ये सुनकर आयरा डर गई और बोली ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बाबा को बुलाया जाए, केक खराब हो गया है इसीलिए ये सब हुआ है। मैं गुस्से में बोला केक में से कभी खून नहीं निकल सकता, ग्लास में ये बिच्छू और कीड़े कहाँ से आ गए हैं? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मैं पता चला कर रहूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। मैं आयरा के साथ बहुत गुस्से से बोला था। अम्मी ने मुझे डांट दिया और कहा तुम जाओ यहाँ से। मेरे जाने से पहले आयरा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आमिर ने कहा भाई ये आपने ठीक नहीं किया। अम्मी ने कहा जाओ और जाकर आयरा से माफी मांगो। मैं आयरा के कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में चला गया। फिर रात के 2 बज गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा हो सकता है ये मेरी गलतफहमी हो, मुझे आयरा से माफी मांग लेनी चाहिए थी। मैं आयरा के कमरे की तरफ बढ़ा था कि मैंने सोचा इतनी रात को किसी को तंग करना ठीक नहीं। जैसे ही मैं मुड़ा तो मुझे अंदर से किसी की बातों की आवाज सुनाई दी।
जो आवाज सुनाई दे रही थी मैंने गौर से सुना तो आयरा की आवाज थी। वो हंस हंस कर कह रही थी कि मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे साथ हुआ वो हर लड़की के साथ होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, हर एक को मार दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया। दिल चाहा कि अभी इसका किस्सा तमाम कर दूं, लेकिन मैं खामोश रहा। घर में जो कुछ हो रहा था उसका तो मुझे पता चल गया था कि वो साया, वो रूह, ये आयरा ही थी जो हमारे घर के सुकून को तबाह कर रही थी। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में आ गया। और सुबह जब हुई तो मैंने आमिर से कहा, तुमने किसी बाबा की बात की थी, जानते हो? आमिर ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे दोस्त नदीम के और उसके घर वालों के पीर हैं। मैं उनसे 2-3 मरतबा मिला हूँ। मैंने आज उनको घर भी बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, तुम भी टाइम से आ जाना, जब बाबा जी आए तो मुझे भी घर बुला लेना, मैं उनको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। जी अच्छा भाईजान, आमिर ने कहा और मैं अपने ऑफिस चला गया। फिर 1 बजे फोन घर से आया कि घर बाबा जी आ गए हैं, आप भी आ जाएं। मैंने अपनी गाड़ी पकड़ी और जल्दी से घर आ गया। घर आने में मुझे आधा घंटा लगा। बाबा ने घर आते ही घर का जायजा लिया। मैंने सब कुछ बाबा जी को बता दिया और जो रामीन के साथ हुआ वो भी बताया। आयरा मुझे इतना गुस्से से देख रही थी जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी, लेकिन मैंने आयरा की तरफ इतनी तवज्जो ही नहीं दी। और फिर मैंने बाबा जी से कहा, मुझे कभी सर्दी और कभी बहुत गर्मी महसूस होती है। बाबा जी ने कहा, बेटे इस घर में एक बदरू है जो तुम लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। जितनी देर तक उसे आरिफ नहीं मिल जाता वो उसे मारकर अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, वो बेगुनाह लोगों को मारती रहेगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। आज रात को एक चिल्ला काटूंगा तो फिर ही मालूम होगा। फिर बाबा जी चले गए और आज की रात मैंने, मामा ने और आमिर के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। रामीन मामा के साथ ही थी। फिर जब रात के 12 बजे तो आयरा के कमरे से आवाजें आने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता से जोर जोर से रो रही थी, किसी से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मैं इनको तंग नहीं करूंगी, मैं बहुत तकलीफ में से गुजरी हूँ, अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर आयरा की आवाज आना बंद हो गई। मैंने थोड़ी देर बाद आयरा के कमरे का दरवाजा खोला तो आयरा बेहोश थी। मैंने उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया और कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। और जब सुबह हुई तो आयरा बाहर बैठी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोई है। मामा ने पूछा तो बोली वो रात को अम्मी बहुत याद आ रही, तो इसीलिए आंसू कंट्रोल न कर सकी और रोने लगी। मुझसे आयरा की ये हालत देखी न गई और मैं आयरा के मिले बगैर ही ऑफिस चला गया। और ऑफिस में ही बाबा का बुलावा आ गया और मैं 3 बजे बाबा के पास पहुंच गया। और फिर बाबा जी ने मुझे जो कुछ बताया कि आयरा को लगता है वो बेगुनाह मरी थी, तो वो भी बेगुनाह लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर रही है। इंसाफ मिल रहा है, उसने बहुत सी लड़कियों को मारा है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं मारा बल्कि वो बहुत से बेगुनाह लोगों को भी मार रही है। वो रामीन की आजादी से चल रही है, वो उसे भी मार देना चाहती है। इस बार वो तुम्हें भी साथ ले जाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं उसे कैद कर लूंगा। मैंने कहा, नहीं बाबा जी, वो पहले ही काफी सालों से कैद है, अब आप भी उसे कैद ना करें बल्कि आजाद कर दें। बाबा जी ने कहा, तुम्हें आरिफ को ढूंढना होगा। वो आरिफ को जिस टाइम मारेगी उसी टाइम उसका बदला पूरा हो जाएगा। वो इस घर में जिस कमरे में तुम्हारी बहन है उसी कमरे में मरी थी और वहीं कैद थी। मैंने पूछा, लेकिन वो मर कैसे गई? तो वो बोले, वो वहां से भाग निकली थी। उसने जो कुछ तुम लोगों को बताया था वो सच था। उसने एक बात झूठ बोली है। वो वहां से जिस दिन भागने लगी थी उस दिन उसके अब्बा ने उसे मार मार कर मार ही दिया था। वो तड़प तड़प कर मर गई थी। जब उसके अब्बा उसे दफनाने लगे तो उसी वक्त अपने अब्बा को मार दिया। लेकिन वो आरिफ वहां से भाग गया और वहां से बाहर नहीं निकल सकी। मैंने कहा, लेकिन वो तो पूरे घर में घूमती फिरती है। तो बाबा ने कहा, वो गेट से बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकल सकती तो कब का आरिफ को मार चुकी होती। फिर उसके बाद जो घर में आया वो लड़की जिंदा नहीं रही। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, हफ्ते के बाद वो तुम्हारी बहन को भी मार डालेगी। बाबा जी ने 4 तावीज दी और कहा कि ये पहन लो और घर वालों को भी पहना दो, फिर आयरा तुम लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकेगी। और वाकई ऐसा हुआ, आयरा हमें हाथ नहीं लगा सकी। आज रात को 12 बजे के बाद तुमने आयरा से आरिफ के रहने का ठिकाना पूछना है और सिर्फ तुम्हें ही बताएगी। फिर जब रात के 11 बजे तो आयरा बुरी तरह तड़पने लगी। आयरा के रोने की आवाजें बहुत बुलंद थी, वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। मुझसे देखा न गया और फिर देखते ही देखते आयरा का चेहरा बदलने लगा। उसके चेहरे पर जख्मों के बहुत सारे निशानात थे और उनसे खून भी बह रहा था। आयरा के इस भयानक रूप में सिर्फ मैंने ही उसे देखा था।
क्योंकि उनके कमरों के दरवाजे मैंने बाहर से बंद कर दिए थे ताकि वो बाहर ना आ सके। और मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने किसी लड़की से प्यार किया है जो बेगुनाह लोगों को मारती है, और तो और वो इंसान ही नहीं है। ऐसी ही बातें सोचते हुए रात के 3 बज गए और आयरा पर फिर सन्नाटा छाना शुरू हो गया। मैंने कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आरिफ कहाँ है, कहाँ रहता है? आयरा खामोश रही। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से रिहाई दिलाना चाहता हूँ, इसीलिए उसका पूछ रहा हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसने अजीब से लहजे में कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी जान ली है। तुमको आरिफ की तलाश है और तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस मुझे बताओ कि आरिफ कहाँ है। आयरा बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि आरिफ का घर मेरे साथ वाला घर था। मेरा घर अजयपुर में था, गली नंबर 3। तुम मेरे अब्बा का नाम लेकर पूछ लेना और आरिफ को यहाँ ले आओ। मैं अब तड़पना नहीं चाहती। बहुत तड़पी हूँ मरने से पहले 8 साल, और मरने के बाद 5 साल से तड़प रही। आयरा ने मुझसे जितनी भी बातें की थी वो सब बातें तड़पते हुए ही थी। मैंने रामीन को छोड़ने की बात की। अगर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगी तो मैं कल ही आरिफ को ले आऊंगा। मैंने कहा, क्यों? तुम मेरी बहन को मारना चाहती हो ना? आयरा ने कहा, मैंने लड़कियों को मारने की ठान ली है और मारूंगी भी। पढ़ाई से, आजादी से, प्यार से महरूम रही, इस तरह हर लड़की के साथ होगा। मैंने कहा, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो नाइंसाफी है, मानता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ भी ना हो। ये सुनकर आयरा खामोश हो गई। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, आयरा जोर से चीखी और मेरे ऊपर गिरने लगी। लेकिन मैं साइड पर हो गया और वो जमीन पर गिर गई। मैंने आयरा को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया तो वो दूर चली गई। मैं समझ गया कि तावीज ने अपना काम कर दिया है और उसे पकड़ा, सीधा किया और फिर अपना तावीज एक साइड पे रखा ताकि मैं उसको छू सकूं। फिर उसे कमरे में लिटाकर बाहर लाउंज में आ गया और फिर मैंने थोड़ी देर बाद सबके कमरों के दरवाजे खोल दिए और कहा, कोई भी गलती से तावीज ना उतारे, क्योंकि मैंने आयरा के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। फिर थोड़ी देर के बाद आरिफ की तलाश में निकल गया और वहां पहुंचते ही मैं ज्यादा मुश्किल पेश ना आई। आसानी से ही उनके घर का पता लग गया था। लेकिन वहां जाकर पूछा, लोगों ने कहा कि आयरा तो घर से भाग गई थी और उसके अब्बा भी ने घर आना छोड़ दिया था। कभी कभी आता था और उसकी माँ घर में भूख काटती थी। कभी कोई खाने को देता और कभी कोई। फिर वो जिंदा न बच सकी और वो भी मर गई। लेकिन मैं सच जानता था आयरा के साथ क्या हुआ। फिर मैं आरिफ के घर गया, लेकिन आरिफ ये घर छोड़कर कहीं और चला गया था और घर वालों को उसके ठिकाने का भी पता नहीं था। उसके घर वालों ने कहा उसका दोस्त चाय की दुकान पर है और उसे आरिफ का ठिकाना भी पता है, लेकिन वो बताता नहीं। फिर मैं उस चाय की दुकान पर गया तो उससे मैंने पूछा, आरिफ का दोस्त कौन है? एक लड़का करीब आया और बोला, तुमसे मतलब? मैंने कहा, मतलब ही तो है, तभी तो तुमसे पूछा है, चलो मेरे साथ। वो मेरे साथ 2 कदम दूर आया तो मैंने उससे आरिफ का ठिकाना पूछना चाहा, लेकिन वो तो बहुत ही ढीठ था। मैंने उससे पुलिस की धमकी दी। पहले वो डर गया, मगर फिर बोला, तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम मेरा नाम मत लेना। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो मुझे आरिफ का पता बताने गया, बल्कि घर ही छोड़ने आया। मैं आरिफ को गौर से देखने लगा। ये इंसान जिसकी वजह से ये सब खेल चल रहा था, इसका जिंदा रहना हजारों अमवात को दावत दे रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने बर्दाश्त से काम लिया। मैंने आरिफ को नौकरी का झांसा देते हुए कहा, तुम मुझे अच्छे लगे, तो मैं जानता हूँ कि तुम बेरोजगार हो और मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तुम कल ही मेरी कंपनी में आ जाओ, वहां पर बहुत अच्छी जॉब है, वो कर लो। वो फौरी मान गया, लेकिन मुश्किल बहुत हुई थी। फिर जब मैं घर रात को लेट पहुंचा तो तकरीबन 3 बज गए थे, क्योंकि मैं काफी देर आरिफ के साथ था। आते हुए भी टाइम लग गया। जब मैं घर पहुंचा तो आयरा कल रात की तरह तड़प रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। फिर मैंने गुस्से में आकर उसे बता दिया कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। ये सुनकर आयरा पागल हो गई और रोने लगी। जब मैंने आयरा को दिलासा दिया तो उसने आरिफ के बारे में पूछा और मैंने कहा, तुम पहले बताओ कि मुझसे प्यार करती हो? आयरा खामोश रही। मैंने फिर से कहा तो बोली, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि अब मैं तुम्हें पा नहीं सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चलूंगा, लेकिन तुम मेरी बहन को छोड़ दो। आयरा मान गई और कहा, ये सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से है, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम आरिफ को कैसे भी करके यहाँ लेकर आओगे। मैंने वादा कर लिया। फिर आयरा खुद ही कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में चला आया।
फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैं आरिफ को लेने के लिए निकलने लगा था, मगर आयरा ने रोक लिया और कहा मैं खाना खा कर जाऊँ, कल भी कुछ नहीं खाया था। फिर मैंने खाना खाया, आरिफ के घर की तरफ रवाना हुआ और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैं उसके घर में था। मैंने उससे कहा चलो मेरे साथ। वो मेरे साथ चल दिया। मैं उसको लेकर अपने घर आ गया। वो मेरे घर को देखते ही कांप सा गया। शायद वो अपना माजी भूला था। मैं उसके चेहरे की कैफियत देख रहा था। वो पूरी तरह डरा हुआ था। क्या हुआ आरिफ, अंदर आओ, फिर चलते हैं ना ऑफिस। लेकिन वो अंदर जाने से इनकार करने लगा। मैं डर गया कहीं ये यहाँ से आने के बाद भाग न जाए। मैंने उसको कसकर पकड़ लिया और अंदर ले आया और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। हो सकता था कि मैं उसे माफ कर देता, लेकिन अगर माफ कर देता तो आयरा का बदला कैसे पूरा होता। और आयरा बेगुनाह लड़कियों को यूं ही मारती रहती और कभी भी अपनी माँ से न मिल सकती। और फिर आयरा को बता दिया कि मैं आरिफ को ले आया हूँ। ये सुनकर आयरा की खुशी की कोई इंतहा न रही और वो बच्चों की तरह उछलने लगी। मैंने कहा मार दो इसे। आयरा बोली मारने के लिए इंतजार करना होगा। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगी वो इसलिए कि मैं रात को 12 बजे यहाँ पर कैद हुई थी और 12 बजे ही मर गई थी, इसलिए आरिफ भी 12 बजे के बाद मर सकता है। मेरी ताकत 12 बजे के बाद से ज्यादा हो जाती है। मैं जानता था कि 12 बजने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इसीलिए मैंने अम्मी से, रामीन और अब्बू से सबसे सारी बातें की। हम इकट्ठे बैठे थे। फिर जब 4 बजे तो असद आ गया। फिर मैंने और असद ने बाहर जाना मुनासिब समझा। असद के साथ बातें करने लगा और उसे समझाया कि वो सबका ख्याल रखे। उसने कहा कि आप है ना ख्याल रखने के लिए। मैंने कहा हो सकता है कि कल को मैं ना हूँ। आमिर ने कहा भाई अल्लाह ना करे, आप कैसी अजीब बातें करते हैं। फिर हम काफी देर तक बातें करते गए। घर गए तो 9 बज गए थे। अम्मी ने कहा आओ खाना खा लो। कहाँ थे इतनी देर तक? आमिर ने कहा हम जरा घूमने गए थे और खाना खा कर आए हैं। फिर मैंने आयरा के कमरे में गया, उससे कुछ बातें की। बातों में आयरा ने कहा मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। मरने से पहले कैद थी और मरने के बाद भी कैद हूँ, लेकिन आज मैं 12 साल के बाद आजाद हो जाऊंगी और माँ से मिलूंगी। मैंने कहा अच्छा बाबा, माँ से मिल लेना, लेकिन मुझे साथ ले जाना मत भूलना। ये कहकर हम दोनों ही मुस्कुराने लगे और फिर मैं अपने कमरे में आकर रोने लगा। अब मुझे अपने घर वालों को छोड़कर जाना होगा और मैं रोते रोते न जाने कब नींद की वादी में गुम हो गया। रात को 12 बजे उठा और जल्दी से बाहर गया। आयरा भी अपने कमरे में ही थी और बाकी सब सो गए थे। मैंने उनके कमरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और आयरा को बाहर ले आया और अपना तावीज उतार कर किचन में रख दिया। फिर आयरा ने कहा मैं आरिफ को लेकर आऊं और मैं आरिफ को ले आया। आरिफ आयरा को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और भागने की कोशिश से करने लगा, लेकिन आयरा ने उसे हिलने भी ना दिया। फिर आयरा ने आरिफ को बहुत ही बुरी मौत मार दिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारा। मैं पास ही खड़ा था, लेकिन मुझे जरा भी तरस नहीं आया था। फिर आयरा ने अपना रूप बदल लिया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने आयरा की तरफ देखा, अपना हाथ बढ़ाया और कहा मुझे भी ले जाओ। वो मुस्कुरा दी और कहा नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम जब अपने ऑफिस में जाओगे तो तुम्हें मेरे जैसा एक तोहफा मिलेगा और प्लीज उसे कबूल कर लेना। मैंने कहा नहीं। आयरा का हाथ पकड़ चुका था। उसने कहा मुझे जाने दो। 12 साल के बाद माँ से मिलने लगी। इतने में मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर भारी चीज मार दी और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होते हुए मैंने आयरा को बाय बाय करते हुए देखा और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो सब मेरे पास बैठे थे। अब्बू भी यूरोप से आ गए थे और मुझसे कहने लगे बेटा क्या हुआ था, 2 दिन से तुम बेहोश हो। मैंने कहा पता नहीं। रामीन बोली भाई आयरा कहाँ है? वो नजर ही नहीं आ रही। कहीं उसी ने तो आपको नहीं मारा? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर मैंने सबको सब कुछ बता दिया। सब बहुत हैरान हो गए। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद ऑफिस गया। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो सेम टू सेम वही बाल, वही आंखें, वही होंठ, वही प्यारे से गालों वाली लड़की मुझे मिली। उसे देखते ही मुझे लगा जैसे आयरा मेरे सामने खड़ी हो। मैंने कहा तुम यहाँ? लड़की हैरान होकर बोली सर आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा आपका नाम? वो बोली मेरा नाम सायरा है, मैं लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई हूँ। और आमिर सर मुझे कल ही जॉब पर उन्होंने रखा है। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं आमिर से खुद ही बात कर लूंगा। भाई आपने कहा था ना कि आयरा ने आपको तोहफा देना है। मैं तो समझ गया था कि तोहफा क्या होगा, इसीलिए नहीं बताया। आयरा का भेजा हुआ तोहफा।
आयरा की हमशक्ल लड़की सायरा है। क्या इत्तेफाक है, पहली का नाम ए से आयरा और दूसरी का नाम एस से सायरा। और फिर सायरा और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। मैंने सायरा को सब कुछ बता दिया और फिर सायरा से शादी कर ली। अब मैं सायरा के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ और खुश हूँ कि आयरा भी आजाद होकर अपनी माँ से मिल चुकी होगी। जुल्म करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका अंजाम बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि कोई इंसान देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल सच्ची कहानियां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी इसी तरह की खौफनाक कहानियां सुनने को मिलती रहे। शुक्रिया।